हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं राइज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। हाल ही में मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसकी रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है। और ये स्टडी मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने ICMR एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में कंडक्ट की थी। और यहाँ पे एक जो बात हाईलाइट हुई है वो ये है कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है, इसका बर्डन बढ़ रहा है। आइए अब देख लेते हैं सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक तो पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं है, दूसरा ये क्रॉनिक होती है, यानी कि बहुत लंबे ड्यूरेशन में जाके डेवलप होती है। और इसके बाद इसके डेवलप होने के कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एज वेल एज बिहेवियरल, यानी कि जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब NCD कौन कौन से टाइप की होती है? अगर हम मेन टाइप की बात करें तो सबसे पहला आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, देन कैंसर, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज एज वेल एज डायबिटीज। अब आपकी जो भी हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज हैं वो सारी कार्डियोवास्कुलर में कवर हो जाती हैं। अब अगर रीजंस की हम यहाँ पर बात करें कि क्यों ये डेवलप होती हैं, तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था, लाइफस्टाइल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। तो अब यहाँ पर इसके कॉजेज हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला कॉज आता है टोबैको यूज, सेकंड आता है अनहेल्दी डाइट, हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, इनएक्टिविटी, एयर पोल्यूशन। ये सारे मेन फैक्टर्स हैं जो NCD के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, इस स्टडी में क्या पब्लिश हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात पब्लिश हुई है वो ये है कि गोवा, पुडुचेरी एज वेल एज केरला, यहाँ पे डायबिटीज का जो प्रेवलेंस है वो हाईएस्ट है, दैट इज 25%। इसके बाद अगर हम डायबिटिक पॉपुलेशन की बात करें तो दैट इज 101 मिलियन, यानी कि 101 मिलियन लोग इंडिया में डायबिटीज से सफर कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर प्री डायबिटिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 136 मिलियन। अब बेसिकली प्री डायबिटिक्स होता क्या है? ये डायबिटीज के जस्ट पहले का स्टेज है जहां पे ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग एज वेल एज पोस्ट फास्टिंग एबनॉर्मल होते हैं। वो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनका एक लेवल होता है, ठीक है। फास्टिंग का अलग होता है और पोस्ट फास्टिंग का अलग शुगर लेवल का एक बेंचमार्क होता है जो नॉर्मल केसेस में होता है, उससे हट के, उससे थोड़ा ज़्यादा, बट नॉट डायबिटिक बट नॉट ऑल्सो नॉर्मल। तो वो कहीं बीच में होता है, दैट इज प्री डायबिटिक। और ये देखा गया है जनरली कि अगर किसी इंसान, किसी पर्सन के ब्लड शुगर लेवल्स प्री डायबिटिक्स से मैच करते हैं और एबनॉर्मल हैं तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में डायबिटीज होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। इसके बाद आता है हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 315 मिलियन, यानी कि 315 मिलियन इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। इसके बाद ओबेसिटी की बात करें तो 254 मिलियन पीपल आर क्लासिफाइड एज जनरली ओबीज एंड 351 मिलियन पीपल हैव एब्डोमिनल ओबेसिटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जनरल ओबेसिटी जो है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड की जाती है, बट एब्डोमिनल ओबेसिटी इज ऑल अबाउट जो बेसिकली एब्डोमेन यानी कि पेट के आसपास सिर्फ अगर जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो जाता है, दैट्स व्हाट इज एब्डोमिनल ओबेसिटी। अब यहाँ पे एक बहुत खास बात है कि जनरली ओबीज तो पॉपुलेशन का अराउंड 28% पॉपुलेशन इज जनरली ओबीज, बट एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात की जाए तो लगभग 39% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल ओबेसिटी। और एब्डोमिनल ओबेसिटी की एक और खास बात है कि इंडिया में वुमेन्स में एब्डोमिनल ओबेसिटी का जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है, दैट इज अराउंड 50% ऑफ द वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल ओबेसिटी। नेक्स्ट इज हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। यहाँ पे 213 मिलियन इंडिविजुअल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। अब हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया में होता क्या है? बेसिकली जो आपकी आर्टरीज हैं इसमें फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है जो इन फ्यूचर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट इज हाई LDL कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। 185 मिलियन इंडिविजुअल्स में ये चीज़ देखी गई है। और अगर हाई LDL, बेसिकली ये जो LDL होता है ना,
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। और अगर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड में तो आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टडी का। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सैंपल साइज था ना इस स्टडी में वो बहुत ही बड़ा था। दैट वाज ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख इंडिविजुअल्स। 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस स्टडी में इन्वॉल्व किए गए थे और सारा जो डेटा है उसके बेसिस पे है। तो बहुत बड़ा सैंपल साइज है ये। सैंपल साइज एज इन कितने लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, कितने लोगों का डेटा कलेक्ट करके और फिर ये कैलकुलेशंस निकाली जाती हैं। तो अब यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों से अगर डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो काफी क्रेडिबिलिटी इसकी हाई होगी। रीजन बीइंग कई बार क्या होता है ना, सैंपल साइज 5000 10,000 इंडिविजुअल्स का होता है और उसके बेसिस पे कोलिशन होती है तो एक्चुअल में डेटा थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकता है। बट यहाँ पे जो एंड रिजल्ट्स हैं काफी हद तक हम मान सकते हैं कि वो वैलिड है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है कि डायबिटीज एज वेल एज मेटाबॉलिक एनसीडी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा प्रेवलेंट है। अब मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर, इसके बाद हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, हाई फैट लेवल इन द ब्लड, एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इस पे डिपेंड करते हैं आपके मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब आगे अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की जाती है कि अर्बन एरियाज में हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिक एनसीडीज हैं, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो प्रेवलेंस है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेटाबॉलिक एनसीडीज की, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एज वेल एज डायबिटीज स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये देखी गई है कि रूरल रीजन्स में प्री डायबिटिक्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्टे करती है। तो इस वजह से एक ये स्पेकुलेशन है कि रूरल एरियाज में आने वाले टाइम में डायबिटीज के जो केसेस हैं वो सर्ज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बहुत कम समय में बढ़ जाएंगे। कि रीजन क्योंकि प्री डायबिटिक पॉपुलेशन रूरल एरियाज में भी काफी है, बहुत ही ज्यादा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखी गई कि इंटर स्टेट वेरिएशन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत ही ज्यादा है। हम आगे उसका डेटा भी देखेंगे, बट फिलहाल मैं बता दूं कि ये जो वेरिएशन है ये बहुत ही ज्यादा है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन सफर कर रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से और कुछ स्टेट्स में बहुत ही नेग्लिजिबल पॉपुलेशन इज फेसिंग दोज डिजीजेस। अब नेक्स्ट हम ये बात कर लेते हैं डेटा की। सबसे पहले आता है डायबिटीज। डायबिटीज का नेशनल प्रेवलेंस इज 11%। हाईएस्ट प्रेवलेंस है गोवा में, दैट इज 26% एंड लोएस्ट इज इन उत्तर प्रदेश, दैट इज 4.8%। प्री डायबिटीज की अगर बात करें, हाईएस्ट प्रेवलेंस इज इन सिक्किम एंड लोएस्ट इज इन मिजोरम। हाइपरटेंशन हाईएस्ट प्रेवलेंस इज इन पंजाब, लोएस्ट प्रेवलेंस इज इन मेघालय। जनरलाइज्ड ओबेसिटी पुडुचेरी में हाईएस्ट प्रेवलेंस है, झारखंड में लोएस्ट प्रेवलेंस है। एब्डोमिनल ओबेसिटी पुडुचेरी में हाईएस्ट है, झारखंड में अगेन लोएस्ट है। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया केरला में हाईएस्ट है, झारखंड में लोएस्ट है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल केरला में हाईएस्ट प्रेवलेंस है, झारखंड में लोएस्ट प्रेवलेंस है। तो ये हमने देखा डेटा के बारे में। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही ज्यादा क्लियर है, जिन स्टेट्स में प्रेवलेंस आप देखेंगे जो हाईएस्ट हैं वो काफी ज्यादा है। 25, 30, इवन 40, 50, 60% तक आपको प्रेवलेंस दिखेगा। और जहां पे लोएस्ट प्रेवलेंस है, आप देखिए कुछ केसेस को आप हटा दें, स्पेसिफिकली मेघालय और झारखंड वाले केस को, तो आपको लगभग सारे सिंगल डिजिट में ही प्रेवलेंस दिखेंगे। तो ये जो वेरिएशन है ना ये बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, आगे हम वे फॉरवर्ड में देखेंगे कि क्यों हर स्टेट को अपनी अपनी पॉलिसीज चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज। अब इस स्टडी का इम्पैक्ट बेसिकली क्या होना चाहिए। अब हमने जो डेटा देखा उसमें काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद हमने एक और चीज देखी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे बड़ा रोल है लाइफस्टाइल का। ठीक है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ वर्कआउट है, इसके बाद होता है कि जो फास्ट फूड है या फिर पैकेजिंग वाला जो फूड है, इसका प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रीज़न बीइंग लोगों के पास टाइम की कमी है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और थोड़ा आलस भी है, तो इस वजह से फास्ट फूड पे डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो है ये सबसे बड़ा रीज़न है
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। और दूसरा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल एज एन हम लोग अपने जॉब्स में या फिर प्रोफेशंस में इतना ज़्यादा थक जाते हैं शाम को जब तक घर पहुंचते हैं कि वी डोंट गो आउट फॉर नॉट इवन अ सिंपल वॉक। वर्कआउट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, खाना खाने के बाद नॉर्मल वॉक तक पे जाना प्रेफर नहीं करते हैं लोग, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं। और स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियन प्लस एज वेल एज मेट्रो सिटीज़, जहाँ पे ट्रैवलिंग एज वेल एज कम्यूटिंग की इतनी ज़्यादा एक्सर्शन हो जाती है कि लोग घर जाते के साथ ही फिजिकली जो इनएक्टिव होता है ना, और ये सबसे बड़ा रीज़न है ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के पैदा होने का। इसकी शुरुआत यहीं से होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। यहीं से शुरू होता है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज एज वेल एज एबनॉर्मल ब्लड शुगर लेवल्स, जहां से डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। अब हम आगे इस पे अगर बात करें तो इम्पैक्ट ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम देखें एनसीडी का प्रेवलेंस बढ़ रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम होगी ही, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर हमने ये भी देखा कि प्रेवलेंस और बढ़ सकता है। रीज़न, प्री डायबिटिक्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ये पॉपुलेशन आज से 5 या 10 साल के बाद पॉपुलेशन होगी वो जो डायबिटीज से सफ़र कर रही होगी। जैसा कि हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 136 मिलियन, ये रहा 136 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटिक्स। तो आज से 5 से 10 साल के बाद द सेम पॉपुलेशन विल बी सफरिंग ऑफ डायबिटीज। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रेवलेंस बढ़ना ही है आगे। और जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन हो रहा है और चीज़ें बहुत इजी होती जा रही हैं, सारी चीज़ें एक क्लिक पर आपके फ़ोन के ऐप्स पर अवेलेबल हैं, इनएक्टिव एज वेल एज सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रेवलेंस बढ़ना निश्चित है, ये आगे और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका अगर इम्पैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे देखा जाए तो हमें सबसे पहले जो पता पड़ा कि ये बहुत बड़ा डिजीज बर्डन है, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज डिजीजेस, ठीक है, और इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा। इसके बाद एनसीडी का एक सबसे बड़ा जो इशू आता है, इट रिजल्ट्स इन डिसेबिलिटीज। और कई बार होता है कि लोगों की फंक्शनल एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, डेली एक्टिविटीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन प्रॉब्लम्स के कारण जो लोगों का प्रोफेशनल परफॉर्मेंस होता है ना, वो भी डाउन हो जाता है और वर्क प्लेसेस पे भी लोग सफ़र करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, अगर हम एनसीडी में एक डिजीज़ को कंसिडर करें, दैट्स कैंसर। कैंसर में कई बार क्या होता है ना कि कीमोथेरेपी के वजह से लोग बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, प्लस मेडिसिन चलती हैं कीमोथेरेपी के साथ में। इसका असर ऑब्वियस सी बात है कि डेली एक्टिविटीज़ पर भी पड़ेगा एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे डायबिटीज़ का एग्जाम्पल लेकर देखें तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद बॉडी काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। कई बार होता है कि छोटी छोटी बीमारियां अगर आपको लग गई तो ठीक नहीं हो पाती। स्पेसिफिकली अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स एज वेल एज डायबिटिक्स को बहुत ज़्यादा कॉशियस और सतर्क रहने की सलाह दी गई थी, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब होता है सावधानी रखनी थी। रीज़न बीइंग ये ज़्यादा वल्नरेबल थे कोविड-19 के केस में। तो डायबिटीज़ में ये बहुत बड़ा इशू आता है कि एक तो बॉडी इन्फेक्शंस वगैरह के लिए वल्नरेबल हो जाती है, दूसरा होता है कि आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, और बॉडी वीक पड़ने लगती है। मसल्स होता है बहुत जल्दी लूज़ होने लगती हैं बॉडी की, ठीक है, जो मसल टिश्यूज़ हैं वो वीक पड़ने लगते हैं, लूज़ करने लगते हैं। बोन डेंसिटी भी अगर आपने थोड़ा अपनी डाइट वगैरह का ख्याल नहीं रखा तो बहुत जल्दी आप वेट लूज़ कर जाएंगे, बोन डेंसिटी कम हो जाएगा, और बहुत जल्दी आप काम करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डायबिटिक्स के साथ में ये इशू आता है। तो आपने देखा कि डेली एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम आने लगती हैं, ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आने लगती हैं। इसके बाद होता है कि आपका अगर डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आएंगी एज वेल एज कुछ डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली डिसेबिलिटीज़ की बात करें तो जैसे कई बार क्या होता है कि अगर कैंसर की अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं तो कुछ ट्यूमर्स बाय सर्जरी निकाल दिए जाते हैं, लेकिन वो कई बार होता है ना पूरा बॉडी पार्ट अफेक्ट कर देते हैं। जैसे जो लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं तो उस केस में कई बार होता है ना कि यहाँ पे नेक या थ्रोट या फिर यहाँ कहीं पे अगर ट्यूमर हो जाता है तो ये पूरा पोर्शन डैमेज हो जाता है कई बार,
और ये बहुत बड़ा डिसेबिलिटी होता है, ठीक है। इसके बाद आपका फंक्शनल डिसेबिलिटी एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े डिसेबिलिटीज। तो एनसीडी के ये काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स हैं और बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक जो इशू आता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेडिकल केयर चाहिए, दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम तक चलती रहनी चाहिए, एज वेल एज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बहुत ज़्यादा और बहुत अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हैं या किसी को डायबिटीज़ है, तो अब अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे ना, तो इनकी बीमारी उल्टा होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है, और इट विल रिजल्ट इन टू प्रीमेच्योर डेथ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि आपको बहुत लंबे समय तक मेडिकेशंस लेनी है, केयर करनी है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। जैसे हमने देखा डायबिटीज़ के केस में, आप भूखे नहीं रह सकते, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, आपको टाइम टाइम पे खाना होता है, ठीक है, आपको फिजिकली एक्टिव रहना होता है। और अगर आप ये सारे चेंजेस नहीं करते हो और अपनी दवाइयाँ आप टाइम पर नहीं लेते हो, टाइम पर अपनी डाइट नहीं लेते हो, टाइम पर अगर अपने वर्कआउट के लिए नहीं जाते हो, तो उल्टा ये बीमारी टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है एंड इट मे रिजल्ट इन टू प्रीमेच्योर डेथ। इसके बाद आ जाता है कि हेल्थ केयर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आप सोचिए कि अगर जो एग्जाम्पल हमने देखा था प्री डायबिटिक्स की जो पॉपुलेशन है दैट्स 136 मिलियन, ठीक है। अब यही पॉपुलेशन होगी जो कल डायबिटीज से सफ़र कर रही होगी, कल एज एन आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। अब इनका आज शायद इन्हें प्रॉब्लमेटिक ना लग रहा हो, लेकिन ये 136 मिलियन आफ्टर 5-10 years they have to bear the expenses of their medications regarding diabetes। तो जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कई बार होता है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं लोग, ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है रिड्यूस हो जाती है अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो, जैसे हमने देखा डायबिटीज़ के केस में या फिर बाकी अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के केस में, कि बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं, अदरवाइज इट मे रिजल्ट इन टू प्रीमेच्योर डेथ इवन इफ यू आर टेकिंग योर मेडिकेशंस। अब इंडिया के केस में अगर हम इनिशिएटिव्स देखें कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स यहाँ पर चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो सबसे पहला आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया, पहले इसका नाम था कार्डियोवास्कुलर कैंसर एज वेल एज स्ट्रोक, मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर एज वेल एज स्ट्रोक। सेकेंडली आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टर्शरी केयर कैंसर फैसिलिटीज स्कीम। अब इस केस में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग स्टेट्स टू सेट अप स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स as well as tertiary care centers regarding cancer treatment. Then oncology, specifically AIIMS as well as प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो भी हॉस्पिटल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया जा रहा है, वहाँ पे ऑन्कोलॉजी को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा जा रहा है। अब बेसिकली ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Then affordable medicines and reliable implants for treatment, अमृत दीनदयाल आउटलेट्स, काफ़ी सारे आउटलेट्स खोले गए हैं। इसके बाद जन औषधि स्टोर्स, जहाँ पे इजीली जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हो जाती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज वेल एज ग्लोबल एक्शन प्लान, ये दो इनिशिएटिव्स हैं ग्लोबल लेवल पे। अगर हम पहले वाले की बात करें एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी बात की जाती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट 3.4, बेसिकली ये टारगेट कहता है कि 1/3 ऑफ द प्री मेच्योर डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज शुड बी मिनिमाइज्ड। ये है टारगेट 3.4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसे अचीव करने का एक एजेंडा, एक एक्शन प्लान। सेकेंडली ग्लोबल एक्शन प्लान, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो ग्लोबल एक्शन प्लान है WHO का फॉर रिडक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसे 2030 तक एक्सटेंड कर दिया है। और हाल फिलहाल में इसका एक रोड मैप भी मिला है जो कि इम्प्लीमेंट होगा 2023 से 2030 तक, दैट हाउ टू रिड्यूस द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड इट्स बर्डन।
अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में हमने जो इश्यूज देखे, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को R&D पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोलली स्टेट फंडेड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। सेकेंडली, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं होता दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज और द लाइफस्टाइल दे आर लिविंग मे एंड अप इनटू सम काइंड ऑफ डिजीज। जैसे जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्पेसिफिकली अगर आप बड़े शहरों में मिलियन प्लस सिटीज या फिर मेट्रो सिटीज में जाके देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री एज एन लोग, मतलब होता है ना, वॉक भी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। तो ऐसे केस में शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, दे आर ईटिंग हेल्दी and even like they are taking precautions or they are avoiding bad habits like smoking or drinking, such bad habits। लेकिन इसके बावजूद उन्हें like abnormal blood sugar जैसे डिजीज फेस करनी पड़ जाती है which may end up into diabetes। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को वर्कआउट की वैल्यू बतानी चाहिए कि आपको एटलीस्ट दिन में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट रनिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर या 20 मिनट्स वॉक करनी चाहिए, और स्पेसिफिकली वॉक ही होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस से या फिर होता है ना कि एग्जांपल के लिए सब्जी लेने गए तो आप वॉक कह रहे हो उसे, वो नहीं होगा। आप स्पेसिफिकली जाइए एंड यू शुड गो फॉर पर्टिकुलरली अ वॉक। आपको कोई काम उस समय नहीं करना है, चुपचाप जाइए पार्क में या फिर जहाँ पर भी वॉक करिए, वापस आ जाइए। तो बिकॉज बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो होता है ना, ऑफिस से आते हैं तो कहते हैं कि यार हम ऑफिस से आते हुए पैदल आ जाते हैं, वी कम बाय वॉक, तो हमारी तो वॉक हो जाती है। आई डोंट थिंक इट्स वेरी मच फेयर, लाइक, है ना। आप स्पेसिफिकली जब वॉक के लिए जाते हैं तो आप काफ़ी कुछ अपना स्ट्रेस छोड़ कर जाते हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक टू रिलैक्स योर बॉडी एज वेल एज माइंड। तो आई डोंट थिंक कि शायद बॉडी के सेम इफेक्ट्स होंगे अगर हम किसी काम के लिए वॉक करने जा रहे हैं और सिर्फ वॉक करने जा रहे हैं, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड। फिर हमने जैसे यहाँ पर एक डेटा देखा था कि स्टेट वाइज जो डिस्क्रिपेंसी है बहुत ही ज़्यादा है। स्टेट वाइज डिस्क्रिपेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हमें स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोएस्ट प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का, बट गोवा में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर गोवा पौंडीचेरी यहाँ पर डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें पर्टिकुलरली डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ के लिए इन पर्टिकुलर स्टेट्स पर फोकस करना चाहिए जहाँ प्रेवलेंस ज़्यादा है, ना कि कम है। जहाँ कम है हमारे लिए वहाँ टाइम अवेलेबल है हाल फिलहाल। ऐसा नहीं है कि वहाँ हमें काम नहीं करना है, वहाँ हमें टाइम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आज खराब है तो कल और ज़्यादा खराब हो जाएगी, ठीक है। तो हमें स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स चाहिए ही चाहिए, और स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स ही हमारी हेल्प कर सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कर्ब करने में। तो ये हमने वे फॉरवर्ड देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, सेकेंड थिंग स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स, एंड लास्ट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग द डिजीजेस। अगर हमें कुछ उससे फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं रिगार्डिंग द मेडिकेशंस, रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल, रिगार्डिंग द फूडिंग हैबिट्स, क्योंकि अभी तक हमने, अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो रिसर्च टिका हुआ है इट्स अबाउट बैड कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज गुड कोलेस्ट्रॉल, फास्ट फूड, जंक फूड, लैक ऑफ इनएक्टिविटी। तो ये 3-4-5 फैक्टर्स तो बहुत कॉमन है, बट क्या इसके अलावा भी कोई मेडिकेशन, कोई फूड, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है, तो उस पर भी रिसर्च वगैरह चलते रहना चाहिए। बाकी नेशनल लेवल पे हमें कैंपेन्स चलाने चाहिए रिगार्डिंग द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, एज वेल एज गवर्नमेंट्स को एडिशनल फंड्स एलोकेट करने चाहिए। बिकॉज आप ये सोचिए, रूरल एरियाज में प्री डायबिटिक्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, एंड रूरल एरियाज में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कम है। और हमारी जो 70%, नॉट एग्जैक्टली 70, सॉरी, हमारी ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन इज स्टेइंग इन द रूरल एरियाज, और इसके लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है फॉर दैट मच ऑफ पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट्स को एटलीस्ट टीयर 2 सिटीज एज वेल एज ब्लॉक लेवल पे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे इन फ्यूचर रूरल पॉपुलेशन को ये सारी प्रॉब्लम्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ना फेस करनी पड़े। आइए अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम।
और क्योंकि यूपीएससी का जो इस बार का पेपर था जहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, तो हम उसी टाइप से इसे भी सॉल्व करेंगे। 3 पेयर्स दिमाग पे सामने। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड स्टडीज। पहला है ऑन्कोलॉजी, कैंसर, हेमेटोलॉजी, ब्लड डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइनोलॉजी, किडनीज। Which of the above following pairs are correctly matched? Only one, two only, all, none. आप चाहें तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन्कोलॉजी इज रिगार्डिंग कैंसर, हमने वीडियो में ही देखा था। सेकेंड, हेमेटोलॉजी, इट इज रिगार्डिंग द ब्लड डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइनोलॉजी इज अबाउट द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी। किडनीज के लिए है नेफ्रोलॉजी। So only 2 pairs are correctly matched. B is the answer. तो ये हमने डिस्कस किया राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया, क्या क्या इश्यूज हैं, जो हाल फिलहाल में स्टडी पब्लिश हुई वो क्या कहती है, और क्या इसके वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।